मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम चर्चा करेंगे कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एलएलबी द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में चलने वाले एक पेपर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन या अनुकल्पी विवाद निपटान के एक टॉपिक लोक अदालत के बारे में। न्यायालयों द्वारा विवादों का निपटारा एक परंपरागत तरीका होता है। जब भी दो पक्षों के बीच में विवाद होता है तो उसको न्यायालय के माध्यम से सुलझाया जाता है। राज्य द्वारा व्यक्तियों के बीच उठने वाले विवादों को निपटाने के लिए न्यायिक तंत्र जुडिशियल सिस्टम की स्थापना की जाती है। न्यायालय मामलों को निपटाने की एक निश्चित विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, लेकिन न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो विधि होती है वो अत्यंत तकनीकी, जटिल एवं खर्चीली होने के कारण कई वर्षों तक मामले में निर्णय नहीं हो पाता। यानी जो न्यायालय के द्वारा जो पद्धति अपनाई जाती है विवाद को सुलझाने के लिए, वह अत्यंत खर्चीली भी होती है, जटिल भी होती है और विलंबकारी भी होती है और कई वर्षों तक मामले का निर्णय नहीं हो पाता। वर्षों बाद पीड़ित पक्षकार को न्याय मिल भी जाता है तो वो न्याय न मिलने के तुल्य है, यानी उसको न्याय मिलता है लेकिन जब तक इतनी देर हो जाती है कि व्यक्ति को उस न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए कहा जाता है कि विलंबित न्याय न्याय नहीं है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। यदि किसी व्यक्ति को न्याय पाने में देरी होती है तो एक तरीके से कहा जाता है कि उसके साथ में न्याय नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री भगवती ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था के बारे में सच ही कहा है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था काम के अत्यधिक बोझ से चरमरा गई है और टूटने के कगार पर है। आज की तारीख में न्यायालयों के ऊपर इतना बोझ है, इतने केसेज हैं कि वो जो न्यायालय की जटिल और खर्चीली और विलंबकारी प्रक्रिया है उसमें इतना समय लग जाता है कि उनके जो न्यायालय के अंदर केसों का अंबार लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसा वैकल्पिक कोई तरीका हो जिसमें विवादों को आसानी से, जल्दी से, शीघ्रता के साथ में सुलझाया जा सके और असहाय व्यक्ति जो होता है वो न्याय पाने से वंचित ना रह जाए। इसलिए विवादों को निपटाने के लिए न्यायिक व्यवस्था के विकल्प के रूप में ऐसे तरीकों को विधिक मान्यता दी प्रदान की गई जिनके द्वारा व्यक्तियों को त्वरित एवं सस्ता न्याय सुलभ हो सके। यानी इस प्रकार का एक मैकेनिज्म को लीगलिटी, विधिकता प्रदान की गई जिसके द्वारा जरूरी नहीं कि आप परंपरागत तरीके से अपने जो विवाद को माननीय न्यायालय में लेके जाएं और वहीं से अपने विवाद का निपटान कराएं। आपके पास ऐसा एक सिस्टम भी बनाया गया, ऐसा जो अनुकल्पी विवाद है, विवाद के निपटान के जो तरीके हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन के जो तरीके हैं उनको भी विधिक मान्यता प्रदान की गई, जहां पर कोई व्यक्ति, जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विवादों को शीघ्रता से और सुलभता के साथ में निपटा सके। इन तरीकों को अनुकल्पी विवाद निपटान विधि के अंतर्गत रखा गया और इनको विधिक मान्यता दी गई। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की जो धारा 89 है उसमें प्रावधान किया गया है। पहले ये प्रावधान नहीं था लेकिन 1999 में इस धारा में संशोधन किया गया और ये प्रावधान जोड़ा कि किसी भी इस विवाद का जो सॉल्यूशन है या उसका निपटान है वो परंपरागत जो तरीका होता है न्यायालय में जाने का, उसके अलावा भी अन्य तरीकों से किया जा सकता है। जिस प्रकार से माध्यस्थम के माध्यम से किया जा सकता है, सुलह के माध्यम से किया जा सकता है, लोक अदालत के द्वारा मामले को निपटाया जा सकता है या बीच बचाव के द्वारा भी मामले को निपटाया जा सकता है। ये जो प्रावधान जोड़ा गया ये सिविल प्रक्रिया संहिता की जो धारा 89 है उसके अंतर्गत ये अमेंडमेंट किया गया 1999 में। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि एक जो लोक अदालत है वो भी एक अल्टरनेटिव माध्यम है किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए। यानी लोक अदालत की अवधारणा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। पुरातन काल में भी गांव के लोग अपने विवाद चौपाल पर ही निपटा लिया करते थे। एक जैसे पंच के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से विवादों का निपटारा होता था। वहाँ पर किसी स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता था। बैठ के और दोनों पक्षों की बात सुन के पंच अपना फैसला सुनाते थे। उसी प्रकार से ये भारतीय संस्कृति के अंदर एक पुरानी पद्धति है लोक अदालत, और इस प्रकार की अवधारणा, लोक अदालत की अवधारणा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इसी प्रकार का एक सिस्टम पहले था जो कि
पंचायत में पंचों के माध्यम से निर्णय दिए जाते थे और विवादों को सुलझाया जाता था। लोक अदालत इसी पुरातन व्यवस्था का परिष्कृत रूप है, सुधरा हुआ रूप है। लोक अदालत इसी जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी चौपाल की, उसका एक सुधरा हुआ रूप है या परिष्कृत रूप है। न्यायिक निर्णय जिसमें कि एक पक्षकार विजय होता है तथा दूसरे पक्षकार को उसमें हार का सामना करना पड़ता है, वो दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होते हैं उनके बीच में कटुता उत्पन्न करता है और जो सामाजिक सौहार्द होता है उसके लिए ये जो चीज़ है वो सही नहीं है। इसलिए यदि आपसी समझौते से विवाद का हल होता है तो पक्षकार के मध्य सद्भाव बना रहता है, दोनों पक्षकारों के मध्य बातचीत या सद्भाव का माहौल बना रहता है विवाद के निपटान के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर जो लोक अदालत में जो विवादों का निपटान किया जाता है वो आपसी बातचीत के माध्यम से और उन दोनों की जो पक्षकार होते हैं उनके समझौते के आधार पर विवाद का हल किया जाता है। लोक अदालत पक्षकारों के बीच आपसी द्वेष व रंजिश को समाप्त करने में गंगा जल का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर विवाद का जो हल होता है वो समझौते के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर ना तो कोई हारता है ना ही किसी की जीत होती है। लोक अदालतें पक्षकारों के बीच आपसी द्वेष व रंजिश को समाप्त करने में गंगा जल का काम करती है एवं इस लौकिक कार्य को अलौकिक बनाने की भी क्षमता रखती है। यानी लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विवादों का हल किया जाता है, वो आपसी समझौते के द्वारा, बातचीत के द्वारा और आपसी सहमति के द्वारा किया जाता है। पक्षकारों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ हो एवं उनके बीच सौहार्द बना रहे, इसी उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 है उसकी जो धाराएं हैं, धारा 19 से लेकर धारा 22 तक है, वहाँ पर लोक अदालत के बारे में प्रावधान किया गया है। इन धाराओं में लोक अदालत के गठन के बारे में बताया गया है, लोक अदालत की अधिकारिता के बारे में बताया गया है और लोक अदालत किस प्रकार से मामलों का संज्ञान करता है, लोक अदालत किस प्रकार से अपने जो विवादों का निपटान करता है और किस प्रकार से लोक अदालत का पंचाट और लोक अदालत की शक्तियाँ क्या क्या होगी, इसके बारे में भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। यानी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, इसकी जो धारा 19 और 19 से लेकर 22 तक लोक अदालतों के बारे में बताया गया है, प्रावधान किए गए हैं। यानी लोक अदालत की धारा 19 की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो धारा 19(1) है, 19 की जो उपधारा 1 है उसके अंदर कहा गया है कि लोक अदालतों का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा। यानी लोक अदालतें हैं वो किसके द्वारा लगाई जाएगी, ये राज्य स्तर पर राज्य प्राधिकरण के द्वारा लगाई जाएगी, जिला प्राधिकरण के द्वारा लगाई जाएगी, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा लगाई जाएगी। प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा लोक अदालतों का गठन किया जाएगा और तालुका विधिक सेवा समिति के द्वारा भी लोक अदालतों का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो 5 संस्थाएं हैं वो लोक अदालतों का आयोजन करेंगी अपने अपने स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, तालुका स्तर पे। और इस प्रकार से उपधारा 1 के अनुसार ही ये कहा गया है कि जो लोक अदालत है वो ऐसे अंतरालों पर और ऐसे अधिकार शक्ति का प्रयोग करेगी जैसा कि उनको आयोजित करने वाला जो प्राधिकरण होता है वो उचित समझे। यानी जो प्राधिकरण है जिनके द्वारा लोक अदालतें लगवाई जा रही हैं वो ऐसे अंतरालों पर और ऐसे स्थानों को भाई कब कब लोक अदालतें लगेंगी और कौन से स्थान पर लगेंगी और वो कौन सी अधिकारिता का प्रयोग करेगी, वो उन लोक अदालतों का आयोजन करने वाला प्राधिकरण इस बात को सुनिश्चित करेगा। यानी जो धारा 19 की उपधारा 1 है वो लोक अदालतों के आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, कब और कहाँ किया जाएगा, इसके संबंध में उपबंध करती है। इसके अतिरिक्त यह उपबंधित भी किया गया है कि लोक अदालतों का आयोजन ऐसी किसी अधिकारिता के प्रयोग करने के लिए किया जा सकेगा या कौन कौन से अधिकार वाले या किस तरह के जो मामले होते हैं वो उस लोक अदालत के द्वारा निपटाए जाएंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय यह है कि लोक अदालतों का जो माध्यम से जो विवादों का सुलझाया जाता है वो दोनों प्रकार के मामलों को सुलझाया जाता है, जो कि सिविल प्रकृति के भी होते हैं और जो कि आपराधिक मामले भी होते हैं, उनको भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जाता है।
यानी लोक अदालतों का अब अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि लोक अदालतों का जो गठन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि जो लोक अदालतों का जो गठन होता है वो लोक अदालत की जो धारा 19 की उपधारा 2 है उसमें बताया गया है कि किसी क्षेत्र के लिए प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र की उतनी संख्या में, कितनी संख्या में, कौन कौन से अधिकारी होंगे उसके अंतर्गत, यानी पहला तो सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की जो संख्या के आधार पर, और दूसरे उसके अंदर अन्य व्यक्ति होंगे, यानी सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होंगे उसके अंतर्गत, और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे, उनके द्वारा लोक अदालत का गठन किया जाएगा, जिस लोक अदालत का करने वाले प्राधिकरण या समिति द्वारा तय की जाएगी। यानी जैसा कि हमने पहले ऊपर देखा है कि जिसके द्वारा, जिस प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालत लगाई जाती है वही यह सुनिश्चित करेगी कि इस लोक अदालत के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति होंगे या लोक अदालत का गठन किस प्रकार से किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायिक अधिकारी होते हैं और कुछ अन्य व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर बात की जाएगी कि अन्य व्यक्तियों की जो अर्हता है या योग्यताएं होती हैं वो क्या होगी। इस बारे में उपबंध धारा 19 की उपधारा 3 और उपधारा 4 में किया गया है। यानी 19 की उपधारा 3 के अंदर कहा गया है कि यदि लोक अदालत का गठन सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा किया गया है तो ऐसी लोक अदालत के लिए जो अन्य व्यक्तियों की जो योग्यताएं होंगी, अर्हताएं होंगी, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात केंद्रीय सरकार निर्धारित करेगी। यानी अगर लोक अदालत का गठन माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा समिति के द्वारा किया जाता है तो अन्य व्यक्तियों की योग्यताओं का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात में। और यदि लोक अदालतों का आयोजन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा किया जाता है तो अन्य व्यक्ति की अर्हताएं, योग्यताएं वो होगी जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात निर्धारित करेगी। यानी अगर लोक अदालतों का जो गठन है वो सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर अन्य व्यक्तियों की अर्हताओं का निर्धारण केंद्रीय सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात करेगी। और यदि लोक अदालत का आयोजन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा किया जाता है, यानी लोक अदालत का आयोजन जब उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा किया जाता है तो सभी अदालतों के लिए अन्य व्यक्तियों की अर्हता है, चाहे वो तालुका स्तर पर लोक अदालत हो या राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पर हो। तो ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्तियों की अर्हताएँ जो होगी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश या स्टेट राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात राज्य सरकार उसको निर्धारित करेगी। यानी यहाँ पर जो जिम्मेदारी है अर्हताओं की वो राज्य सरकार की है। यदि उच्चतम न्यायालय से भिन्न कोई विधिक सेवा समिति लोक अदालत का गठन करती है तो वहाँ पर जिम्मेदारी, जो योग्यताएं होंगी वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, वो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी। और अगर सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा लोक अदालतों का गठन किया जाता है, लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है तो उसकी योग्यताएं अन्य व्यक्तियों की केंद्रीय सरकार निर्धारित करेगी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों सरकारें, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अर्हताएं निर्धारित करती हैं इस आधार पर कि लोक अदालतों का गठन और आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि लोक अदालतों की अधिकारिता के बारे में। तो लोक अदालतों की जो अधिकारिता होती है वो धारा 19 की उपधारा 5 में इसका प्रावधान किए गए हैं। यानी लोक अदालत को किन मामलों को देखने की या किन मामलों को सुनने की लोक अदालत की अधिकारिता होगी। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि लोक अदालत जो है वो 2 प्रकार के मामलों को सुन सकती हैं या देख सकती हैं। ऐसे मामले जो न्यायालय में लंबित हो या उसके अधिकार क्षेत्र में, यानी एक लोक अदालत को किसी ऐसे न्यायालय में लंबित मामले या किसी ऐसे विषय पर अधिकारिता होगी जो उस न्यायालय की अधिकारिता में है, जो उसमें
संस्थित नहीं किया गया है, जिसके लिए वह लोक अदालत आयोजित की गई थी। या तो जिस अदालत के द्वारा, जिस न्यायालय के द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, या तो उस न्यायालय के अंदर कोई मामला लंबित है, या फिर उसकी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत कोई इस प्रकार का जो विवाद है या विषय है वो उसकी अधिकारिता क्षेत्र में है, लेकिन वो भी न्यायालय के अंदर वो विवाद, वो विषय न्यायालय में संस्थित नहीं किया गया है। जब एक लोक अदालत किसी न्यायालय के लिए आयोजित की जाती है तो ऐसी लोक अदालत केवल उसी न्यायालय के ऐसे मुकदमों का निपटारा कर सकती है। यदि कोई जो लोक अदालत है वो किसी पर्टिकुलर न्यायालय के द्वारा ही आयोजित की जा रही है, तो वहाँ पर उन मुकदमों का निपटान किया जाएगा जो कि उस न्यायालय के अंदर लंबित है या फिर उसकी अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन अभी तक उन विवादों को न्यायालय में या उस विषय को न्यायालय में संस्थित नहीं किया गया है। तो दोनों प्रकार के मामले, जो तो लंबित हैं या फिर जो लंबित नहीं है लेकिन उस न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उनको न्यायालय में संस्थित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि एक लोक अदालत किसी स्थान में सिविल जज वरिष्ठ खंड के लिए आयोजित की गई है, तो इस अदालत में केवल उस स्थान के सिविल जज वरिष्ठ खंड के न्यायालय में लंबित या उस न्यायालय की अधिकारिता में आने वाले किंतु उसमें संस्थित न किए गए विवादों का निपटारा किया जा सकता है, या वो न्यायालय इस प्रकार के विवादों का निपटारा करेगा। यानी उस न्यायालय के अंतर्गत जो उस न्यायालय में मामले लंबित हैं या ऐसे मामले जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं लेकिन वो न्यायालय में संस्थित नहीं किए गए हैं। अब लोक अदालत के द्वारा विवाद का निपटारा, कौन कौन से ऐसे विवाद है जिनका निपटारा लोक अदालत के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया है कि लोक अदालत के द्वारा सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों का निपटान किया जाता है, और यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि सिविल दीवानी मामला के साथ साथ आपराधिक मामले भी लोक अदालत की अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये धारा 19 की उपधारा 5 में बताया गया है। परंतु 19 की जो धारा 5 का जो परंतुक है उसमें ये कहा गया है कि लोक अदालत ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी जिसका संबंध किसी असमनीय अपराध या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस से होता है। यानी ऐसे अपराध जो कि नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, असमनीय अपराध होते हैं, उनकी अधिकारिता लोक अदालत को नहीं होंगी, या ऐसे जो मामले होते हैं वो लोक अदालत के द्वारा उनको निपटान नहीं किया जाएगा या उनको सुना नहीं जाएगा। अब असमनीय अपराध कौन कौन से होते हैं? जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 है, उसकी जो धारा 320 है उसके अंदर बताए गए हैं कि कंपाउंडिंग ऑफेंसेज कौन कौन से हैं, समनीय मामले कौन कौन से हैं। यानी जो समनीय मामले होते हैं उन्हीं को लोक अदालत के द्वारा उनका निपटान किया जाता है, या लोक अदालत ऐसे ही मामलों को सुन सकती है। लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं, असमनीय अपराध हैं, उनका निपटान लोक अदालत के द्वारा नहीं किया जा सकता, या यूँ बोला जा सकता है कि असमनीय जो अपराध होते हैं वो लोक अदालत की अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। इस प्रकार से लोक अदालत ऐसे अपराध जो कि सिविल प्रकृति के होते हैं उनको सुनता है, उनका निपटान करता है, और ऐसे अपराध, ऐसे विषय जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं या आपराधिक मामलों की, उन मामलों की सुनवाई करता है जो कि समनीय प्रवृत्ति के होते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेज होते हैं। धन्यवाद।